कुछ कहानियां इतनी पुरानी होती है कि उनकी आस्था और उनका सच एक दूसरे से अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कांगड़ा की इन पहाड़ियों में एक ऐसी कहानी सदियों से जिंदा है। एक शिवलिंग और एक ऐसा भक्त जो महादेव को अपने साथ लंका ले जाना चाहता था, और एक लीला जिसने महादेव को यही रोक लिया। आज हम उसी कहानी के पीछे चलेंगे, वैजनाथ, जहां महादेव को वैद्यनाथ के रूप में पूजा जाता है। लेकिन आज का सफर सिर्फ एक मंदिर तक जाके नहीं रुकता। वैजनाथ की घंटियों से हम पहुंचेंगे बीर की उन पहाड़ियों में जहां प्रेयर व्हील्स घूमते हैं, मोंक्स अपनी सदियों पुरानी ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, जीते हैं, और एक अलग स्पिरिचुअल दुनिया आज भी अपनी ओरिजिनल रिदम में सांस लेती है। सेराबलिंग मोनेस्ट्री, एक ही लैंडस्केप लेकिन दो अलग अलग ट्रेडिशन, और आज हम उन दोनों अलग अलग ट्रेडिशन को बहुत करीब से समझने वाले हैं। Hi guys, this is Gajraj Singh Rathod and you're watching The Explorer by HOV. आज मेरा 4th डे बीर में एंड अभी मैंने ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट किया है। कल का हमारा हनुमानगढ़ ट्रैक बहुत सुंदर था, कल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था। आज मैं जाने वाला हूँ बैजनाथ महादेव के, जो कि यहाँ पे हिडन प्लेस है। एक हिसाब से ज़्यादा लोगों ने डिस्कवर नहीं किया है, काफ़ी लोगों को पता है बट काफ़ी लोगों को पता भी नहीं है। और इसके अलावा एक हिडन लोकेशन और है, छोटा मच्छियाल, जो भी रील्स और सोशल मीडिया पे आई नहीं, तो आज मैं उसको भी डिस्कवर करने वाला हूँ। उसके अलावा हम मोनेस्ट्रीज़ कवर करने वाले हैं। मोस्टली आज मैं 2 लोकेशंस कवर करूँगा और कल मैं मोनेस्ट्रीज़ भी कवर करूँगा। लेट्स गो, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर मैं निकलता हूँ अपनी स्कूटी लेकर, अपनी राइड लेकर। ये बैजनाथ गांव है, यहाँ से पीछे की साइड 12 किलोमीटर बीड़ है। बीड़ से हम यहाँ पे आए, और ये पार्किंग में हमने स्कूटी पार्क करी है। इसके अलावा बैजनाथ का गेट वहाँ से हम जाएंगे, क्योंकि जनरली यहाँ पे बाहर पार्क नहीं कर सकते स्कूटी वगैरह। ट्रैफिक पुलिस ग्रैब कर लेती है और फिर तुम्हारा चालान करता है लंबा। इसलिए जब भी तुम आओ तो स्कूटी पार्किंग में पार्क करना दोस्तों। लेट्स गो। तो भैया ने बताया कि सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पे होती है सावन में और शिवरात्रि में। शिवरात्रि में रात को 2 बजे से स्टार्ट हो जाता है प्रोग्राम यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है और ये पूरा भर जाता है। आई विश मैं कभी शिवरात्रि के दिन भी यहाँ पे आऊँ। मेरे को ये पहले पता ही नहीं था कि यार बैजनाथ टेम्पल है, शिवा का कोई टेम्पल है यहाँ पे भीड़ के आसपास। ये मुझे भीड़ में आने के बाद मुझे पता लगा। और पहले मैं भी बीर को बीर बीर बोल रहा था, बीड़ को बीर बीर बोल रहा था, अभी मैं बीड़ बोल रहा हूँ। अंग्रेजी में ऐसा है कि कोई अड़े नाम का कोई वर्ड है ना, एग्जिस्ट नहीं करता, तो बीड़ बोलते हैं, लेकिन लोग इसको बीर बोलते हैं। इट्स बीड़ एक्चुअली। तो फाइनली हम मंदिर के अंदर आ गए हैं। तो मैंने यहाँ से लोकल से पूछा तो मुझे बैजनाथ महादेव की कहानी पता लगी। तो दोस्तों, बैजनाथ की इस कहानी की शुरुआत होती है लंका के राजा रावण से। जैसा कि आपको पता है कि रावण महादेव का परम भक्त था। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की, और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे एक दिव्य शिवलिंग प्रदान किया। रावण की इच्छा थी कि वो शिवलिंग को अपने साथ लंका ले जाए, लेकिन यही से कहानी में एक नया मोड़ आता है। माना जाता है कि अगर वो शिवलिंग लंका पहुंच जाता ना, तो रावण की शक्ति और भी अपार हो जाती, और उस शक्ति का इस्तेमाल करके वो किसी भी लोक के लिए विनाश का कारण बन सकता था। देवताओं को इसी बात की चिंता हुई और रावण को लंका पहुंचने से रोकना बहुत जरूरी समझा। लेकिन महादेव की दिव्य शिवलिंग रास्ते में, वो भी रावण से छीनना बिल्कुल संभव नहीं था। तब भगवान गणेश जी को एक लीला रचने के लिए भेजा गया। गणेश जी ने एक चरावाय का रूप धारण किया और रावण का पीछा करते हुए बैजनाथ के पास पहुंच गए। सफर लंबा था और इसी बीच रावण को लघु शंका के लिए रुकना पड़ा। लेकिन शिवजी की शर्त
शिवलिंग को लेकर एकदम स्पष्ट थी कि शिवलिंग को जमीन पर नहीं रखा जा सकता। मजबूरन रावण ने पास खड़े उस चरावाहे को शिवलिंग थमा दिया और कहा, इसे जमीन पर मत रखना। यही वो पल था जिसका इंतजार गणेश जी कर रहे थे। कुछ समय बाद उन्होंने शिवलिंग को बहुत भारी बताकर उसे जमीन पर रख दिया। जब रावण लौट कर आया और उसने देखा कि शिवलिंग को जमीन पर रख दिया है, तो रावण ने अपनी पूरी ताकत लगा दी उस शिवलिंग को वहां से उठाने के लिए, लेकिन शिवलिंग अपनी जगह से हिला भी नहीं। महादेव की शक्ति को रावण की ताकत भी वहां से नहीं हिला सकी। और आज इसी पवित्र शिवलिंग की पूजा वैजनाथ महादेव के नाम से की जाती है। एक कहानी जहां रावण महादेव को लंका ले जाना चाहता था और गणेश जी की एक लीला ने महादेव को यहीं रोक लिया। वैजनाथ मंदिर के अंदर आते ही सबसे पहले जो चीज फील होती है वो है यहाँ की वाइब्रेशंस, घंटियों की आवाज, मंत्रों की हल्की गूंज और सामने महादेव के दर्शन। देखो दोस्तों, कुछ जगहों को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, बस उन्हें फील किया जा सकता है, और बैजनाथ उन्हीं जगहों में से एक है। लेकिन इस मंदिर की खूबसूरती सिर्फ इसकी आस्था में नहीं, इसकी दीवारों में भी बसी है। जो स्ट्रक्चर आज हम देख रहे हैं ना, वो है 1204 एडी का, यानी 800 साल से भी ज्यादा पुराना। स्टोन आर्किटेक्चर, ट्रेडिशनल नगाड़ा स्टाइल, सिकारा और इंट्रिकेट कार्विंग से हर चीज इसके मिडिवल हिमालयन कैरेक्टर को दिखाती है। और सबसे ब्यूटीफुल बात, ये आर्किटेक्चर आज भी सिर्फ देखा नहीं जाता, यहाँ आज भी पूजा होती है। हम मंदिर के अंदर गए, महादेव के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। यहाँ नंदी महाराज से हमने कुछ रिक्वेस्ट भी की, कुछ अपनी विशेष बताई। हमने डमरू बजाया और डमरू बजाते हुए मुझे ऐसा फील हो रहा था कि शिव जी का सबसे बड़ा भक्त मैं हूँ। और यहाँ पे खीर गंगा भी है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ तो कुछ लोग जो हरिद्वार यहाँ से नहीं जा पाते, या जो गरीब लोग हैं जो विसर्जन नहीं कर पाते गंगा में उतनी दूर जाके, बोलते हैं कि वो यहाँ पे खीर गंगा घाट है ना, वहीं पे विसर्जन कर लेते हैं। तो यहाँ पे विसर्जन भी होता है। आफ्टर जलाने के बाद, जब बॉडी जला देते हैं उसके बाद जो विसर्जन करते हैं ना हड्डियों का, वो यहाँ पे विसर्जन भी होता है। अभी मैं निकल गया हूँ बैजनाथ महादेव से मोनेस्ट्री की तरफ। तो आज हम मोनेस्ट्रीज कवर करने वाले हैं। यहाँ की दो बहुत खूबसूरत मोनेस्ट्रीज है। वैसे बीर में काफ़ी मोनेस्ट्रीज है, लेकिन यहाँ की दो जो सबसे खूबसूरत मोनेस्ट्री है वो आज हम देखेंगे। अभी हम जा रहे हैं शराबलिंग मोनेस्ट्री में, तो लेट्स गो टू शराबलिंग मोनेस्ट्री। तो अभी हम बैजनाथ महादेव से वापस बीर की तरफ जा रहे थे, लेकिन एक रास्ता बीच में पड़ता है जहाँ से शॉर्टकट जाता है शराबलिंग मोनेस्ट्री को, जो रास्ता अट्टू गांव की तरफ भी जाता है। यहाँ से अट्टू गांव 6 किलोमीटर है और मोनेस्ट्री 4 किलोमीटर। तो मोनेस्ट्री पहले आ जाएगी, फिर अट्टू गांव आएगा। तो ये नज़ारा देखो एक बार। गांव के रास्ते में है ना, काफ़ी सारे मुझे खेत दिखाई दे रहे हैं, जिसमें लगभग मोस्टली में गेहूँ है। और ये गेहूँ पक चुका है, अब इसको काटना बाकी है। मोस्टली कट भी चुका है, इसको छांटना बाकी है। इसके बाद ये सेल करेंगे ये के लोकल मार्केट्स में। तो सारे लगभग ने यहाँ पे सारी जगह गेहूं की खेती हो रखी है। ये देखो, बीड़ से बैजनाथ टेम्पल और बैजनाथ टेम्पल से भट्टू गांव से 1 किलोमीटर पहले हम पहुंच चुके हैं शराबलिंग मोनेस्ट्री। तो आ जाओ, मैं तुम्हें अंदर से डिस्कवर कराता हूँ शराबलिंग मोनेस्ट्री और सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाता हूँ, अंदर के सुंदर सुंदर सीनिक व्यू दिखाता हूँ, और कितनी सुंदर तरीके से ये कॉलेज या मोनेस्ट्री या इंस्टीट्यूट बना हुआ है ये दिखाता हूँ। और अंदर जाके मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस मोनेस्ट्री की क्या कहानी है। शराबलिंग मोनेस्ट्री हॉस्टल में घूमते घूमते मेरे को अपने स्कूल की याद आ गई और थोड़ी मेरे को भूख भी लग रखी थी। तो मैंने नए मोम फ्रेंड बनाए और मैं उनके मेस में चला गया ताकि मैं उनके साथ खाना खा सकूं, चाय पी सकूं। मेरा बहुत मन कर रहा था, और पहाड़ों में चाय और ऊपर से वो मोनेस्ट्री की और मॉन्क्स के बीच चाय, वाह।
सेम हमारी स्कूल भी ऐसे ही है। मैं भी नवोदय स्कूल से हूँ ना दोस्तों। नवोदय स्कूल में भी ऐसा हॉस्टल होता है और 7-8 साल तक तुम सारे छोटे से लेकर बड़े तक साथ में रहते हो। जैसे मेस होता है, सेम मुझे वही सुगंध आ रही थी। थैंक यू। कहाँ पे होगी चाय? उधर? इधर? ये तो खाना है। आधा आधा डालिए, आधा बस। तो कुछ खाने को भी मिलेगा? खाने को नहीं होगा? चाय के साथ बिस्कुट ऐसा कुछ? थैंक यू मुस्ताक, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको क्या बोलता है मुस्ताक? मोमो? की मोमो? तो की मोमो है दोस्तों। मैं की मोमो खा रहा हूँ अभी शेर बिलान मोनेस्ट्री में। और यहाँ बैठ के खाएं या बाहर जाएं? तो यहाँ बैठ। यहाँ पे ना काफी पीसफुल सा फील हो रहा है। और ये जो चादर देख रहे हो ना, ये चादर मॉन्क यहाँ पे ओढ़े हुए रहते हैं, यहाँ पे रखी हुई थी। तो मैंने थोड़ा सा फील करने के लिए कि वो इस चादर को पहन के जब चलते होंगे ना तो उनको क्या फील आता होगा, इसलिए मैंने ये ओढ़ी है। और आप ये व्यू देखोगे ना, क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राकृतिक सौंदर्य की देखभाल भगवान बुद्ध जी के विचार के अनुकूल है। प्रोटेक्टिंग योर ओन environment is fulfilling the aspiration of Lord Buddha. वो जो हमने मोनेस्ट्री कवर की थी वो स्टूडेंट का रहने की जगह थी मोस्टली। और ये है टेंपल। दोनों का नाम सेम है, कंफ्यूज मत होना। पहले वो आएगा जहाँ पे स्टे वगैरह करते हैं, कॉलेज वगैरह है ना। फिर ये आएगा, ये है टेंपल शराबलिंग मोनेस्ट्री। दिस इज़ द मेन मोनेस्ट्री। ये हम मंदिर में जाने वाले हैं दोस्तों, शराबलिंग मोनेस्ट्री। ओए होए, क्या स्मेल है। शांति, साइलेंस। जहाँ पे शराबलिंग मोनेस्ट्री में हम पहले थे वो इंस्टीट्यूट है और ये टेंपल है। यहाँ पे आराधना होती है, प्रेयर होती है। प्रेयर वगैरह करते हैं क्योंकि इसको प्रेयर डिपार्टमेंट बोलते हैं। आप कितने छोटे थे तब जहाँ पे आए थे? मैंने 7 साल की उम्र में मैं इस मोनास्ट्री को ज्वाइन किया था। ओके। और आपका नाम? मैं थेकचोक। ठेकचुक। ओके। और जैसे कि बुद्धा टोट अस अबाउट त्याग एंड बलिदान, सेक्रीफाइस। वैसे सेक्रीफाइस वगैरह को तो उन्होंने ऐसा सिखाया ऐसा नहीं कह सकते। उनको जो ज्ञान हुआ उसके हिसाब से उन्होंने एक पॉजिटिव लाइफ, एक अच्छा जीवन किस तरह से जिया जा सकता है वो सब कुछ के बारे में बताया है। लेकिन जो लोग जो उनसे जुड़ते हैं, भिक्षु बनते हैं जैसे हम हैं, भिक्षु बनने वालों को यानी कि भिक्षुओं का जो है आखिरी एक गोल रहता है, यानी कि गौतम बुद्ध को जो ज्ञान हुआ वो सब कुछ समझने के लिए भिक्षु ने अपना जीवन जो है मतलब डेडिकेट किया होता है। तो हम उस तरह के भिक्षु हैं जो कि गौतम बुद्ध को जो ज्ञान मिला है उसको प्राप्त करने के लक्ष्य के हिसाब से है यहाँ। तो वो ज्ञान जो है, तो मेरे को लगता है वो ज्ञान से ज़्यादा वो चीज़ है कि कंट्रोल, खुद पे कितना कंट्रोल है, वो शायद उसी से वो ज्ञान प्राप्ति। कंट्रोल जो है वो
आप तब तक कंट्रोल नहीं कर पाएंगे जब तक आपको ज्ञान होगा नहीं। समझ नहीं होगा। हाँ, अगर आपको पता है कि आपका हाथ जो है वो आप ही का है, तो हो सकता है कि आप उसको कंट्रोल करें। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं कि ये हाथ जो है आपका है, आपको अगर पता नहीं है, तो फिर कंट्रोल कभी नहीं आएगा। फिर आप कंट्रोल की कितनी भी बात करेंगे तो थोड़ा बहुत शायद कर पाएंगे, लेकिन पूरी तरह से कंट्रोल तभी होगा जब आपको पता चलेगा कि आप ही मालिक हैं। जैसे कि एक मैंने कहानी सुनी थी कि बुद्धा सहज के बीच से जा रहे थे, फिर उनको खाना ऑफर करते थे, वो खाना खाते थे, जब उनका पेट भर थोड़ा थोड़ा खा लेते, जब उनका पेट भर जाता था वो नहीं खाते थे। दूसरे गांव वाले उनको अब्यूज कर रहे थे, उनको गालियाँ दे रहे थे। तो उन्होंने बोला था कि मेरा 2 गाली खाने का मेरा पेट था, अच्छा, मैंने 2 खाया, अच्छा, ये जो है तुम अपने परिवार में बांट देना है। फिर अच्छा, कहानी हाँ, सुनी मैंने। हाँ, तो आजकल नॉर्मली ऐसा होता है कि मैं किसी से गुस्से से बात करूँ या किसी को डांट दूँ या कोई मुझे बोल दे तो मेरा जल्दी से पारा हावी हो जाता है। और मतलब जनरली मैं अपनी नहीं सबकी बता रहा हूँ, हाँ, और मी माई सेल्फ एंड आई आ जाता है माइंड में, हाँ, है ना। फिर मेरे को कैसे बोल दिया, इसने मेरी बेइज्जती कर दी, फिर मेरा ऐसा हो गया। ये चीज़ बहुत बड़ी हो सकती है अगर कंट्रोल किया जा सकता है। मी माई सेल्फ आई से आगे हम बढ़े तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको घर वगैरह की याद नहीं आती? याद जब छोटा हुआ करता था तब आया करता था। अब तो काफ़ी बड़ा भी हो गया हूँ, इतना भी समझदार हो चुका हूँ कि अपना लाइफ के मालिक तो खुद ही हैं, और वो जो जीवन जी रहे हैं वो अपने हिसाब से अपना ही जीवन जी रहे हैं, और मैं जो जी रहा हूँ अपने लिए ही जी रहा हूँ। तो अब याद नहीं आते हैं। जैसे कि मैं ऐसे इनलाइटेड लोगों को सुनता हूँ, जैसे कि खास करके आपने ओशो को सुना होगा। तो ओशो जो बताते हैं वो इस तरह से बताते हैं कि पेरेंट्स जो हैं जिन्होंने जो झेला है वो अपने बच्चों को भी वैसा ही करवाना चाहते हैं। वरना आप जो अकेले रहते हैं आपको भी पता है कि आप फ्री हैं अभी, आपको भी पता है कि शादी होने के बाद क्या होगा, आपको पता है कि वहाँ पर टॉर्चर ही होगा आपके साथ, इसलिए आप आज़ाद हैं। तो ये दुनिया ऐसा है कि किसी और की खुशी देखी नहीं जाती है चाहे वो अपने ही क्यों ना हो। क्यों ऐसा होने के पीछे कारण ये है कि हम जो इंसान हैं हम वो ऐसे ही बने। इंसान जानवर के लोग से ऊपर आए, अभी बुद्ध नहीं बने। अगर बुद्ध बन गए हैं तो फिर हर तरह खुशी ही खुशी चाहिए उसको, चाहे कोई भी हो, दुश्मन भी हो तो उसको खुशी करना है। जैसे कि हम जिस तरह के पाथ में हैं, हम बहुत भिक्षु कहलाते हैं, तो हम जिस तरह की प्रेयर करते हैं हमारा कोई एनिमी नहीं। सबको, जितने भी संसार में और जितने भी इंसान, जीव जंतु जिसके पास भी एक मन होता है, वो जो है हमेशा ही खुश रहे, आनंद में रहे, आनंद के पार कभी हो ही ना, हमेशा ही आनंद में खुश रहे। इस तरह का हमारा प्रेयर रहता है। और ये ज्ञानी इनलाइटेड लोगों की एक माइंडसेट है, उनका समझ इस तरह का है, तो वो ऐसा चाहते हैं। पेरेंट्स जो हैं वो लोग ज्ञानी लोग नहीं हैं, वो एक इंसान है, एक नॉर्मल इंसान है जिसने जैसा झेला है, जिस तरह का उनके पेरेंट्स ने जिस तरह से करवाया, उन्होंने किया, अब वो अपने बच्चों के साथ वैसे ही करना चाहते हैं। तो ओशो जी ने जो जिस तरह से कहा है कि वो पेरेंट्स वैसा ही करना चाहते हैं जैसा उनके साथ घटा है, तो आपको थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। जिस दिन आपके अंदर से आए कि हाँ मुझे शादी करनी चाहिए क्योंकि शादी करने से ऐसे आपको समझ में आने चाहिए, हाँ, जिस दिन मेरा जरूरतें आपकी बिल्कुल, हाँ, उस दिन आप फैसला कर सकते हैं। फिर मुझे आपने बिल्कुल नहीं लगता कि मुझे शादी करनी चाहिए अभी। तो मेरे को लगता है मैं खुद बच्चा हूँ, मैं भी समझदार होने लगा हूँ। बिल्कुल टाइम लगता है। 26-27 साल तो मैं 31 का हूँ, 26-27 साल तक तो मैं बुद्धि नहीं आती मेरे को। बिल्कुल, हाँ। तो उसके बाद मैं अगर इस चीज़ को पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से सोचूं तो मुझे लगता है कि मेरे को शादी करनी चाहिए, नहीं तो मुझे नहीं लगता। वरना आप तो अपनी लाइफ में मस्त, हाँ, मस्त हैं। तो जैसे कि इमोशंस तो सब में होते हैं ना। बिल्कुल। आप जैसे बहुत भिक्षु बने, आपने इतना ज्ञान लिया, तो आप अपने गुस्से को या फिर एक्सट्रीम जो इमोशंस होते हैं वो, जैसे कि कुछ एक्सट्रीम इमोशन, जैसे हमें गंदा लग रहा है, एंजाइटी हो रही है या फिर दुख हो रहा है, तो हमें आंसू आ जाते हैं, वो एक्सट्रीम का पीक होके वो पानी में कन्वर्ट होकर गिर जाता है। तो उस एक्सट्रीम इमोशंस को आने देना चाहिए या फिर उसको डिस्ट्रैक्ट करना चाहिए, या फिर जैसे कि एक तो होता है डिस्ट्रैक्शन, एक उसको आने दो और वो पानी में बहा, उसने रूप बदला अपना, पानी बना, वो निकल गया। तो 2 तरीके होते हैं। तो आप कौन सा करते हैं या कौन सा हमें करना चाहिए? मैं पहले एक किया करता था, लेकिन करने की जगह होती है, हर जगह नहीं कर सकते हैं ऐसा। जैसे कि हम ध्यान करते हैं तो ध्यान करने की एक जगह है जहाँ पर कोई ना हो, क्योंकि आप ध्यान कर रहे हैं और अगर आपने ऐसे ध्यान सीखा है कि आप अजीब हरकत करते हैं, हाथों से, सर से मुंडी हिला के, ऐसे कुछ करके, तो आप अगर पब्लिक में करेंगे तो आपको लोग पागल समझ सकते हैं। तो इसलिए ध्यान करने की जगह होती है जहाँ पर आप एक्सट्रीम लेवल तक जा सकते हैं। आप इतना दुखी हो सकते हैं कि आपके आंसू निकल जाए, आप इतना आनंदित हो सकें आपका आंसू निकल आए। ये एक्सट्रीम लेवल पे ऐसे ही होता है, चाहे आप खुश हों या फिर दुख हो, आंसू ही निकल के आता है। तो ऐसा मैं अकेले में किया करता था। फिर मुझे
हमारे गुरुजी की जो टीचिंग थी, उन्होंने कहा था कि हमें जो है, हम जिस पाथ में हैं वो है इनलाइटमेंट के पाथ, और इनलाइटन लोगों को हमारे यहाँ पर कहते हैं चांगचुप सेम्पा। चांगचुप सेम्पा। हाँ, चांगचुप सेम्पा में जो है, जो लास्ट का जो जो अर्थ जो है, वो एक तरह का जो वॉरियर, जो हीरो जो होते हैं, जो दूसरों का मदद करते हैं, इसको कहलाता है। तो ऐसे ये लोगों के आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आंसू अपनी आंखों में है तो फिर दूसरों का मदद कैसे करेंगे? तो दूसरों की मदद करने के लिए आंसू नहीं होने चाहिए। तो मैंने उस तरह से जो मेरा आंसू आया था, मैंने उसको हटा दिया। अब मैं एक्सट्रीम लेवल तक कभी जाता ही नहीं। यानी कि मेरे साथ ऐसा हुआ कि काफ़ी बार लोग जो है मेरे नज़दीकी आके उन्होंने रो कर ही दिखा दिया मुझे। यानी कि वो जब कुछ अपने बारे में एक्सप्रेस करते हैं तो करते करते रोने लगे। मैं उनको शांति से सुन के बैठा हूँ, और ऐसा होता है कि एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो होने जैसे जब करता है तो मैं फिर उसको डाइवर्ट कर रहा था अपने ध्यान को। तो इस तरह से कर सकते हैं। हाँ, वरना हम क्या करते हैं, हमारे साथ क्या होता है, हम अच्छी बात है, जैसे कि अभी हम अच्छी बातें कर रहे हैं, आप भी फील कर सकते हैं कि ये एनर्जी एक फ्लो होने वाला है, आंसू निकलने वाला है, लेकिन आप फिर उसको डाइवर्ट करेंगे तो नहीं निकलेगा। मैं उस तरह से करता हूँ। और सिम्पैथ होने से कैसे बचा जाए? वैसे सिम्पैथ क्या है? सिंपैथ ऐसा होता है जैसे मुझे कोई कहानी बताता ना, आप कोई कहानी बताओगे, हाँ। उदास रो रहे हो आप, जिसमें आपके साथ बहुत गलत हुआ है, हाँ। मेरी आंखों से आंसू आ जाएगा। हाँ, कोई हाँ। एनर्जी मेरे अंदर आई, हाँ, हाँ, वो मेरी आंखों से आंसू आ गए। हाँ, हाँ, मेरी कहानी नहीं है, मैं हाँ। पहली बार सुन रहा हूँ, हाँ, हाँ, लेकिन मेरे को इतना दुख जनरेट हो जाता है आपकी कहानी से। हाँ, हाँ, तो तो मैं उसको एनर्जी कैसे ले लेता कंट्रोल हूँ। कर लेते हैं? हाँ, मैं कंज्यूम हाँ। कर लेता हूँ, मैं हम्म। चलते हैं। हाँ, ये अपने आप इसलिए होता है क्योंकि हम जो हैं एक्चुअल में दिखने में अलग अलग हैं, लेकिन हम एक ही हैं। तो किसी और की कहानी आप फील कर लेते हैं, तो उनके साथ जो घटा है वो आपको भी फील होगा, तो आंसू निकलेंगे। अब उनको मैं, अब जैसे मैंने कहा कि मैं ध्यान को डाइवर्ट करता हूँ, तो इसलिए मेरे साथ ये सारी चीज़ें तो अब तो नहीं होती है। हाँ, मैं जितना हो सके इतना कोशिश करता हूँ कि आगे वाले को मैं सुनकर ही माइंड में ही समझ लूँ कि हाँ, इनका इस तरह का परेशानी है। ऐसा नहीं कि हाँ, इनको परेशानी है, साथ में बैठ के मुझे भी रोना पड़ेगा, ऐसा मैं नहीं करता हूँ। मुझे ऐसा होता है यार, इसके साथ इतना दुख हुआ है कैसे? हाँ, ऐसा होता है, लेकिन उसके बाद एक आपके अंदर एक समझदारी भी आनी चाहिए, जो ये कहे कि किया तो कुछ नहीं जा सकता इसमें। हाँ, जो हुआ है सो हुआ है। हाँ, इतना मैं समझ गया हूँ, इसमें किया कुछ नहीं जा सकता है। अगर किया जा सकता है और मैं कर सकता हूँ तो फिर करना चाहिए, वरना फिर आप रिग्रेट फील करेंगे कि हाँ, मैं कर सकता था लेकिन किया नहीं। बाकी किसी और के दुख को सुन के रोने की ज़रूरत नहीं है। आ जाता है कभी-कभी, ऐसा होता है। हाँ, होता है। तो कंट्रोल आना ही इस हाँ, तो कंट्रोल आना ही इसको कहते हैं कि आप डाइवर्ट कर पाओ अपने माइंड को। तो माइंड कंट्रोल भी उसी को ही बोलेंगे, है ना जी? ओके, थिक चोक। थैंक यू सो मच। ओके, या ये भी एक पूजा हॉल है ना, ये स्तूपा लगा था मेरे को पहले, लेकिन ये पूजा हॉल है और यहाँ पे पूजा हो रही है। यहाँ पे अपनी प्राइवेसी में मॉन्क्स आके पूजा करते हैं। तो अभी एक मॉन्क बैठे थे, वो पूजा कर रहे थे यहाँ पे। और आज हमने मोनेस्ट्री कवर करी, सुबह हमने बैजनाथ महादेव कवर किया। हाँ, काफ़ी पीसफुल सा फील होता है। और पहाड़ों में तुम 3-4 दिन से ज़्यादा अगर रह जाते हो ना, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि अब जाओ ही मत, आदत लग गई है तुम्हें। बहुत जल्दी ना एडिक्शन हो जाती है पहाड़ों की। अभी 4था दिन है मुझे और ऐसे मन नहीं कर रहा कि मैं यहाँ से जाऊँ। ये पहाड़, ये वादियाँ, मन ही नहीं कर रहा इनको छोड़ने का। फिर से वहीं जाना है, दिल्ली के शोर में। बट कोई नहीं, मुझे अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। कल मैं आपको लेके चलने वाला हूँ हिडन वाटरफॉल एंड छोटा मच्छाल। तो आई होप छोटा मच्छाल बहुत जल्दी सुबह निकल जाएंगे हम, नहाएंगे नहीं, बिना नहाए चले जाएंगे और वहाँ जाके नहाएंगे, मछलियों के साथ तैरेंगे। तैरना तो नहीं आता, बट वो बोलते कि इतना गहरा नहीं है, तो मैं डूबूंगा नहीं। आई होप, आई विश। लेट्स गो। अभी हम चलते हैं फिर से अपने स्टे की तरफ। और वहाँ पे आज सैटरडे है, तो आज हमने जेमिंग ऑर्गेनाइज कराई है हिंदी एक्सप्लोरर बाय चोवी की तरफ से। वहाँ पे आर्टिस्ट आए और जेमिंग हो रही है मोस्टाच में। तो जेमिंग होगी, मैं आज आपको जेमिंग दिखाने वाला हूँ। और लोगों से जानेंगे, लोगों की कहानियाँ क्या है, लोगों से पूछेंगे कैसे है वो बीर में, सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा? क्या आपको पहले बैजनाथ महादेव के बारे में पता था? क्या आपको पहले मोनेस्ट्रीज़ के बारे में पता था कि मोनेस्ट्रीज़ क्या होती है और कैसे यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई इंडिया में? जबकि ये तो
तिब्बतियन मोंक है ना, क्या ये सब चीज़ आपको पहले पता थी? बता दीजिए कमेंट्स में। बताओ आपको सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा लगा इस ब्लॉग का, वो भी आप कमेंट में बताओ। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस इज़ गजराज सिंह राठौड़ एंड यू आर वॉचिंग दी एक्सप्लोरर बाई HOV एंड आई एम साइनिंग ऑफ।